के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जिसमें लालू प्रसाद से कई सवाल जवाब किए जा सकते हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने रेलवे में है लालू भारती सहित अदालत में पेश होना है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच को लेकर पूर्व राबड़ी देवी में मौजूद हैं और जिस तरह से लालू परिवार पर ईडी सीबीआई का दबाव अब बढ़ता जा रहा है और नए साक्ष्यों के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का लगातार दिल्ली दौरा भी हो रहा है। हालांकि दिल्ली जाने राबड़ी देवी ने पटना भी कहने से बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 13 लोग पेश होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 15 लोगों की पेशी होनी है। माफ कीजिएगा, 16 लोगों की पेशी। लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी, राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी और तेजस्वी यादव की भी यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल तीसरी बार उन्हें सीबीआई की ओर से समन भेजा गया, लेकिन तीसरी बार भी वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। राबड़ी देवी रवाना हो चुकी थी, गई थी। शंकर आनंद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शंकर, आज का दिन बेहद अहम। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी की पेशी होनी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास और जो कुछ प्रक्रिया होगी यादव की ज्यादा दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार और बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए भी है। जिस तरह से देखा जा सकता है, इस वक्त में मैं मीसा भारती के आवास के ठीक बाहर हूं और यहां पर तमाम जो तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, यहां से राबड़ी देवी, मीसा परिवार के कई सदस्य यहां और दिल्ली जो हैं उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोर्ट में जुड़ सकते हैं। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा कहा गया था, इस मामले में कोर्ट के द्वारा निर्देश था कि उन 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया गया था और कहा गया था कि उन तमाम आरोपियों को उस पर जब संज्ञान लिया आरोप है वो बढ़ती जा रही है, लिहाजा लालू प्रसाद यादव उस भीड़ में वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर काफी आम लोग भी होंगे, इसके साथ कई राजनीतिक लोग भी होंगे, साथ साथ मीडिया का जो एक काफी बड़ा जो जमावड़ा जो है वो कोर्ट रूम में हो सकता है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मामले में अपील की, चाहे मीसा भारती की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें या लालू प्रसाद यादव के उनके परिजन की अगर बात करें, तो उनको कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। इसके साथ ही कई अन्य आरोपी जो हैं, जो रेलवे विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारी हैं, उनकी अगर बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें, तो वो कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। मामले की अगर बात को लेकर जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल की गई थी, तो इस मामले में तमाम आरोपियों को सामने पेश होना होगा। उसके बाद जो आरोपी पक्ष के द्वारा ये अपील की जा सकती है कि इन्हें एक रेगुलर बेल दिया जाए। जो आरोपी हैं, जो भी आरोपी पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चौगा तो रेगुलर है
वो अपनी पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं में शामिल होते रहे हैं। जब भी जांच एजेंसी के द्वारा उनको बुलाया गया है तब वो आए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जो आरोपी हैं उनके वकील के द्वारा इस बात में कोर्ट में अपील की जाएगी। बिल्कुल शंकर, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो कल भी समन थे कोर्ट से, लेकिन वो कितनी ज्यादा बढ़ सकते हैं? क्योंकि इन आरोपियों में तो उनका नाम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार सीबीआई की ओर से समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में तेजस्वी यादव का भी नाम शुरुआती दौर पे नहीं आया था, के द्वारा चार्जशीट जो यादव का नाम समय के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को जमा करने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव से संबंधित जो है इन्वेस्टिगेशन का दायरा वो आगे बढ़ाया गया। अभी पिछले कुछ समय पहले इसके तहत जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तेजस्वी यादव से भी जुड़े हुए कुछ जो इनपुट सामने आए थे, लिहाजा इसी बात को ध्यान रखते हुए तेजस्वी यादव का जो आवास है वहां पर भी जो दिल्ली स्थित जो आवास है वहां पर टीम गई थी, सर्च ऑपरेशन करने के लिए गई थी। और जिस तरह से बिल्कुल, चलिए शंकर नायक किले में अब वरीय आईएएस अधिकारी पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का पर भी ईडी का शिकंजा कसेगा। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 15 मार्च को समन किया था, लेकिन उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया है। उन पर आरोप है कि उनका नेताओं और नौकरशाही के संबंध हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया था कि वे सरकारी फाइलें भी विशाल चौधरी के घर पे ही निपटाते थे, और इसी मामले को उजागर होने के बाद ईडी ने अरुण एक्का को समन जारी किया है। फिलहाल आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का पंचायती राज पद पर कार्यरत, के पहले गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे। और बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है। आरजेडी नेता सुनील राय बरामद किए जा चुके हैं। डोरीगंज थाना इलाके से इनकी बरामदगी हुई है। पारिवारिक सूत्रों ने बरामदगी की पुष्टि की है। मामले में फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपहरण में बरामद कर लिया है। सुनील राय का अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित की थी। पुलिस ने अपहरण का यह मामला जा रहा है कि हत्या की नीयत से सुनील राय का अपहरण किया गया था। फिलहाल पुलिस संरक्षण में सुनील राय हैं, जहां लोगों से मुलाकात भी उनकी ओर से की जा रही है। इस मामले में दे रहे हमारे तोष गुप्ता। लगभग 20 घंटे के ऑपरेशन के बाद आरजेडी नेता सुनील राय को पुलिस ने, सुनील राय अब पुलिस के अभिरक्षा में है, लेकिन यही गाड़ी है, मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो गाड़ी है जिस राय को अपहरण करके ले जाया गया था। नगरा से ये गाड़ी बरामद हुई है, जिसे बताया जा रहा है। हालांकि एसपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ स्थिति ये बताया जाएगा। थाने में समर्थकों की भीड़ लगी है, सुनील राय लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। मैं दिखाना चाहूँ कि ये जो नंबर घटना के बाद उखाड़ दिया गया था, गाड़ी को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस करते हुए इस पूरे मामले का उद्भेदन किया था। और 12 बजे के आसपास एसपी ने यह खबर डाली कि सुनील राय को बरामद किया है, तब लोगों ने राहत की सांस लिया। सुनील राय से यहाँ प्राथमिक दृष्टया कुछ पर ही अपहरण का ये शक जाहिर किया जा रहा है, जिनसे उनका पहले से जान पहचान थी, उन लोगों ने अपहरण किया था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि एसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आया कि मामला क्या था, लेकिन अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया गया था, उससे कहीं ना कहीं लेकर बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। इन्हें बरामद कर लिया है तो लोग पुलिस की इस भूमिका की सराहना कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो अब देखिए, इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल आरजेडी नेता का अपहरण हुआ था और बताया कि नियत से अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस वक्त आरजेडी नेता पुलिस के संरक्षण में है और लोगों से मुलाकात थी। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो छपरा के चर्चित आरजेडी नेता अपहरण कांड मामले में आशा किया है। सुनील राय ने कहा है कि हत्या की नियत से उनको अगवा किया गया था। अपहरण के बाद अपराधी हत्या करने के लिए लेकर गए थे, लेकिन वो वहां से निकलने में सफल रहे। हमारे साथ आप इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने जब राजद नेता सुनील राय को बरामद किया तो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर। सभी लोग परेशान थे, लेकिन काम किया है और 20 घंटे गाय को बरामद कर लिया है। सर ये बताइए कि क्या घटना हुई थी, कैसे ये घटना हुई थी? सीसीटीवी में दिख रहा था कुछ लोग जबरदस्ती आपको ले गए थे। एक अपना आदमी था, करीबी आदमी था कि आप थोड़ा सा समझा देगा तो मेरा काम निकल जाएगा। हम उसी विश्वास के चक्कर में आ गए और वो आदमी से अपना उठवा के ले गया था जान मारने की नियत से। हम कैसे भी वहाँ से चुंगल से अपना निकल पाए और बचा के आगे। हत्या की? हाँ, हत्या था। जैसे हम नाकामयाब करके और वहाँ से हम निकलने का प्रयास किए, जो कि हम 40 किलोमीटर पैदल वहाँ से सफ़र करके डोरीगंज पुल पे आके दियारा में था। और उसके बाद में हम वहाँ से चुंगल से निकल के
फिर अपने आप पुलिस ने भी काफी काम किया, क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही जी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद का पात्र है। एसपी से महोदय भी है? पुलिस जी से बहुत ज़्यादा था। क्या कहेंगे आप सारण पुलिस को? बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ऐसे भी और भी जो घटना में सक्रिय रहे। बिल्कुल, आप देखते हुए सभी लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और इनकी सकुशल हालत को देखकर लोग संतोष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से दबिश बनाई, उसके बाद इन्हें रिहा किया गया और अब ये पुलिस कोर्ट में होगा। जिन लोगों को इनका अपहरण की जिन्होंने साजिश रची थी उन्हें अब चिन्हित कर लिया गया। पुलिस धीरे धीरे करके उन्हें गिरफ्तार कर रही है। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करने की सूचना है। सुनतीन के बजट सत्र में हंगामे का दौर लगातार जारी है। खासकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तब तक बीजेपी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी और बीजेपी के विधायक सदन के बाहर ही धरने। इसके साथ ही आता रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा का दौर जारी है और कल बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। उसके बाद बीजेपी के विधायक बेहद उग्र हो गए और विधानसभा के ठीक उन्होंने दिया और तब तक धरना देते रहे जब तक विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा से रवाना नहीं हो गए। और आज भी बीजेपी के विधायकों ने चेतावनी दी है कि दोनों सदन, बिहार विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे और वो तब तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे जब तक बीजेपी विधायक का निलंबन वापस। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष गद्दार जा रहा है और कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। लेकिन कल का जो मामला हुआ जब बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक तोड़ने का आरोप लगा और उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, उसके बाद मामला और तीखा हो गया है। साथ ही आज बिहार विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे हावी रह सकते हैं। सत्ता पक्ष छापे पड़े हैं, उस मामले पर भी लगातार सदन गरमाया हुआ है। भाई वीरेंद्र ने मांग किया है कि इस मामले पर कानून बनाई जाए कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी बिहार आती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेकर रहे। लेकिन फिलहाल इस मामले पर आगे क्या कुछ हो रहा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज भी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायकों के रुख से साफ बीजेपी विधायक इस बात को लेकर उनके विधायक गया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने यह तय कर लिया है कि जब तक बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तब तक सदन की कार्यवाही में बीजेपी भाग नहीं लेने वाली है। सदन में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस बारे में बताया विधायक कुमार शैलेंद्र। आज हम लोग कल ही निर्णय लिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष दोनों विधानसभा के भी, अब तक इनका निलंबन वापस नहीं होगा हम लोग बाहर ही अपना वॉकआउट करेंगे और बैठेंगे, धरना पर बने रहेंगे। जिस तरह संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ये कार्रवाई की, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के वो दबाव में थे कि भाजपा का ये जो है दलित, चूंकि उनके पक्ष में है तो ये को हटाओ, इसलिए इस तरह दलित को तबाह किया गया है। ये तेजस्वी यादव का यह है। तो बिहार विधानसभा में बीजेपी के तेवर के बाद माहौल गर्मा चुका है। आरजेडी भी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि गलती बीजेपी ने की और आरोप महागठबंधन पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में अगर बीजेपी भाग नहीं लेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिए। कैसे चलेगा सदन? चलेगी, सदन चलेगी। 2 दिन तक निलंबन किया गया है सदन से, 2 दिन बीत जाएगा तो अपने आएंगे फिर हम। उसके बाद भी अगर उसके बाद भी परिस्थिति ऐसी रही तो परिस्थितियां चलती रहेगी। विधानसभा काज मंत्रणा में जब तय हो गया और तय मानने के बाद भी सदन में वो लोग सॉरी कहने को तैयार नहीं है और तैयार नहीं है तो सदन ऐसा नहीं चलती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां मेरी गलती हो और लोगों की राय हो तो वहां मान लेने चाहिए। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां शादी समारोह में हथियार लहराने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवक डीजे की धुन पर नाच रहे हैं और उन्हीं में से 2 युवक हथियार भी लहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विनोद महतो की बेटी की शादी में ये दोनों युवक हथियार लहरा रहे थे और इसी दौरान जब लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये जान से मारने की धमकी देने लग गए। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की गई। तभी किसी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब जाकर इस पूरे मामले में एसपी ने एक टीम का गठन कर दिया है और दोनों आरोपियों को अरेस्ट करने का निर्देश दिया है।
कि हमारी बेगूसराय पुलिस की सोशल मीडिया टीम जो सेल है उसके संज्ञान में आ गया है। एसटीपीओ को इसमें जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एक बार जांच होकर सब लोग चिन्हित हो जाएं, एफआईआर तो इसमें दर्ज की ही जा रही है और जो भी लोग इसमें चिन्हित होकर दोषी आएंगे सब पे कार्रवाई होगी। यदि लाइसेंसी हथियार है तो वो कैंसिल होगा, जब्त होगा, और यदि अवैध होगा तो वैसे भी ये लोग मिल जाएंगे। जिला एटीएम फ्रॉड गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपए निकालने गए जितेंद्र कुमार झा को पैसे निकालने में दिक्कत आ रही थी। तभी एक व्यक्ति सहयोग करने के बहाने अंदर घुसा और पिन कोड देखकर एटीएम कार्ड बदल लिया गया। कुछ ही देर बाद आईडीबीआई बैल लिए गए और इसी 1000 रुपए के 2 मोबाइल फोन की भी खरीदारी कर ली गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पंकज सिंह पर दरभंगा और समस्तीपुर में 10 मामले एटीएम फ्रॉड के दर्ज हैं। एटीएम जहां से बैंक से निकाल के फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए तकनीकी अनुसंधान लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और इस अभियुक्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान लिया गया। 13 तारीख को समस्तीपुर के मुक्तापुर से गिरफ्तार किया गया। और वहीं पूर्वी चंपारण के एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी। क्षेत्र की बताई जा रही सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ था। मृतक की पहचान रघुनाथपुर गांव के रहने वाले 23 साल के रवि रंजन पासवान के रूप में हुई है। शव को देखने से लगता है कि उसकी हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। मृतक की मां के मुताबिक बीती रात रवि रंजन और खुमान को उसका दोस्त घर से बुलाकर ले गया। उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। मृतक की मां ने युवक के दोस्त विकास पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। तो इतना ही आप